से बना हुआ हो और वो अथॉरिटी की लिस्ट नोटिफिकेशन में आती है, दैट लिस्ट कम्स इन द नोटिफिकेशन, और मेरे ख्याल से डीएफ के लास्ट में भी लगी होती है कि जो भी आप सर्टिफिकेट शो करोगे ओरिजिनल, वो एक एडिक्वेट अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस। कौन कौन सी लैंग्वेज अगर आपको आती है, कोई आपको एडिशनल लैंग्वेज आती है जैसे इंग्लिश और हिंदी के अलावा, तो ये आपके लिए एडवांटेज का काम करता है। यहाँ पे मत लिख देना गलत कि मेरे को ये लैंग्वेज भी आती है, वो वहां पे बुलवा के देख सकते हैं। तो हो सकता है जो लैंग्वेज आप यहाँ पे लिखो वो आपसे बुलवा के देखें, या ऐसा भी हो सकता है कई बार इन सम ऑफ द इंटरव्यूज ऐसा भी हुआ है कि जो आप लैंग्वेज लिखते हो उसी लैंग्वेज में आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, भले ही सामने वाले को वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती। तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे को ये लैंग्वेज आती है नहीं आती, वो ये देखेगा कि जो लैंग्वेज आपने लिखी है क्या आप उसमें कंफर्टेबल है या नहीं है। तो अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश के अलावा, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, ओवर दैट आल्सो द प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको एक एडिशनल लैंग्वेज आती है, विच आर फेमिलियर विद द एडिशनल लैंग्वेज। और ऑप्शन सारे हैं आपके पास, कौन सी लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज को आप बोल सकते हो, कौन सी लैंग्वेज को बोल सकते हो और रीड भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये चीज आगे जाके भी काम आती है, आगे जाके काम आती है आपकी पोस्टिंग के अंदर। सेम ये फॉर्म जाता है आपके डिपार्टमेंट में। तो जब आप यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन फिल करते हो, लेट सपोज आपने बोला कि आपको कन्नड़ भी आती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा अगर आपको उसी एरिया में पोस्टिंग चाहिए। इफ यू रिक्वायर द पोस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो ये वहां पर भी चीज हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, आपकी डेपुटेशन अगर कहीं बाहर कंट्री में करनी है तो ये चीज आपके फेवर में जाती है। लेट सपोज आपकी डेपुटेशन पे भेज रहे हैं किसी को, 2 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, तो जिस कैंडिडेट को उस कंट्री की लैंग्वेज आती है उसको प्रेफरेंस मिलती है वहां पे, दैट प्रेफरेंस इज बीइंग गिवन। तो ये भी एक एडिशनल काम कर जाता है वहां पे। नेक्स्ट, डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो वो आपको डायरेक्टली मेंशन कर रहा है कि जो जो आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर कर रखी है, तो उसके आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाने होते हैं यहाँ पे। और या जो भी आपके स्टैंड कॉपी मांग रहा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेंगे इंटरव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट, दिस इज रिगार्डिंग और ऑल दी क्वालिफिकेशंस, जो भी क्वालिफिकेशंस है इसके अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप, नो मैनिपुलेशन कैन बी डन। हाँ, फिर से एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिलता है, चेक नेम ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी। ये एक और सवाल बनता है वहां पे। अगर आपका स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रोमिनेंट है, अगेन एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम ऑन दैट। फिर से एक्सपेक्ट करना एक प्रॉब्लम मिलेगी आपको उसके ऊपर, यू विल फाइंड वन प्रॉब्लम ऑन दैट। दूसरा, जब हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं उसे। तो अगर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम प्रोमिनेंट है और आपकी आदत है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, यहाँ पे हाईलाइट करके लिखना, यहाँ पे उस नाम को पूरा लिखना, ताकि आप उसको फिर से एक लीड दो कि इसके ऊपर सवाल पूछो मुझसे, आज भी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब है छोटी सी चीज, और हम जब बाकी फॉर्म भरते हैं हम क्या करते हैं, टाइम बचेगा या हमें आदत नहीं होती पूरा नाम लिखने की, हम एब्रीवेशन लिख के छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल कोई से भी उठा लो, रेफर एनी यूनिवर्सिटी, तो हमने बोला आईपीयू, तो एक एग्जांपल दिया आईपीयू इंद्रप्रस्थ, अब नाम पूरा लिखना है इसका, मेंशन द कंप्लीट नेम, ताकि वो उसके ऊपर सवाल पूछे आपसे, सो दैट द प्रॉब्लम इज बीइंग आस्क्ड ओवर दिस। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, इस चीज का ध्यान रखना कि ये आपके लिए स्कोप बनेगा। इसका मतलब जितनी भी चीजें वो मुझसे पूछ रहा है, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि उसके ऊपर सवाल बने, सो दैट प्रॉब्लम में बी फ्रेम्ड ऑन दिस। जरूरी नहीं है कि पहला इंटरव्यूअर आपका पूरा पैनल होगा, 5-6 मेंबर्स विल बी देयर। जब एक जना सवाल पूछ रहा होता है, बाकी के लोग जो हैं वो आपका डीएफई पढ़ रहे हुए होते हैं, तो कोई ना कोई आपसे इन चीजों के ऊपर सवाल जरूर पूछ लेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पहला इंटरव्यूअर है या जो बोर्ड का चेयरमैन है वही आपसे डायरेक्टली ये सवाल पूछे, रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन आल्सो फ्रेम द प्रॉब्लम ऑन दिस। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको हर जगह पे लीड देनी है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हियर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, पर यहाँ पर हम कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपने फिर से कुछ कुछ ऐसी चीज नहीं बताई विच इज नॉट रिलेटेड विद यू, आपने बस क्या किया, डेलिबरेटली उसको एक्सपेंड करके लिख दिया। क्लियर चीज। जैसे एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल से पढ़े एमपीएस, अब मैं भी यही लिखता, मैंने जितने भी एग्जाम दिए सारे एग्जामों में एमपीएस ही लिखा, एमपीएस जयपुर। पर जब मैंने ईएस का फॉर्म भरा था, मैंने इसको मैग्नीफाई करके लिखा था, मैंने बोला था माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, क्योंकि मैं चाहता था कि वो सवाल पूछे इसके ऊपर कि वो महेश्वरी वर्ड है, महेश्वरी के बारे में सब कुछ पढ़ के गया था मैं। वो एक अलग बात है, सवाल पूछा नहीं पूछा वो सेकेंडरी एस्पेक्ट हो जाता है। तो आपको इसको फुल फॉर्म में लिखना है, आपको इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं लिखना है। क्लियर है चीज। So second of the information that will acquire
तो दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपसे वो एक्वायर करेंगे विल बी रिगार्डिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये सारी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। द नेक्स्ट 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 अब आपकी आती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, आप कहीं पे जॉब कर चुके या नहीं कर चुके पहले, वर यू एवर बीइंग एम्प्लॉयड। सो अगेन, आप एम्प्लॉयड हो तभी बताना, नहीं एम्प्लॉयड हो मत बताना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बनेंगे। आप एम्प्लॉयड हो कहीं पे, इसके ऊपर सवाल बनेंगे। हाँ, अगर आप एम्प्लॉयड हो और कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में आप कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लेट्स सपोज यू आर सिविल इंजीनियर, यू आर एम्प्लॉयड इन एक्सेंचर, आर एम्प्लॉयड हो एक्सेंचर के अंदर, आपसे करवा रहे हैं, बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी लिखो, प्राइवेट गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू इन दैट। आप सिविल इंजीनियर हो, एम्प्लॉयड हो एक्सेंचर के अंदर, आपका सारा काम है कोडिंग के ऊपर। इफ यू आर कंफर्टेबल इन कोडिंग मेंशन करो, अगर आप कंफर्टेबल हो कोडिंग में मेंशन करो, फिर उसको मत हटाओ। अगर आप कोडिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, इस चीज को हाईलाइट मत करना वहां पे कि सर मैं तो एक्चुअल में कोडिंग ही कर रहा हूं वहां पे, या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं वहां पे। ये सिविल फील्ड से लिंक्ड नहीं है प्रॉब्लम्स, दीज आर नॉट विद द सिविल फील्ड। अगर आप कंफर्टेबल है तो उसको हाईलाइट करना, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, जो नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप टेंडरिंग का काम कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो आप, पर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इंटरव्यूअर को। तो ये सबको पता होता है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें जिसमें मेरा काम तो चल रहा है ऑफिस के अंदर, पर अगर कोई मुझसे इसके ऊपर सवाल पूछे टेक्निकली, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो उस चीज को अवॉइड करना है यहाँ पे, अवॉइड दैट। आप कंपनी का मान मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी। फिर से आपकी जो कंपनी का नाम है, अगर वो प्रोमिनेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। लेट सपोज आप एचपीसीएल में हैं, आप आईओसीएल में हैं, आप ओएनजीसी में हैं, आप एग्जांपल दिया एक्सेंचर में हैं, आप इन्फोसिस में हैं, यू आर इन इन्फोसिस, आप फ्लो डेनियल में हैं, अब जो भी चीज मेरे दिमाग में आ रही है, आप रिलायंस में हैं, इन सबके बारे में आपको जानकारी लेके जानी है। यू टू टेक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दी इंडस्ट्रीज इन विच यू हैव वर्कड और प्रेजेंटली इन विच यू आर वर्किंग। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। जो काम आप कर रहे हो अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, यहां पर आप उसे चेंज कर सकते हो। फिर से ये चीज आपसे कोई पूछने नहीं आएगा वहां पे कि आप टेंडरिंग का काम कर रहे हो या आप क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहे हो। आप भले ही एक्सेंचर में हो, आप ये बोल सकते हो मैं मेंटेनेंस का काम कर रहा हूँ वहां पे। तो हर कंपनी में मेंटेनेंस का काम होता है। जब आप ये बोलोगे मैं मेंटेनेंस का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बनेगा, मैं इंटरव्यू तो मैं आपसे सवाल पूछता कि आप एक्सेंचर में काम कर रहे हो, ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप तो सिविल इंजीनियर हो, या तो इसे आप जस्टिफाई करो कि मेरे को और कोई जॉब नहीं मिली, मेरे को इसी में जॉब मिली तो मैं ये करने लग गया, 4 साल मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, अब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर। सो आइदर जस्टिफाई दिस, और मैं ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे मेंटेनेंस का काम कर रहा हूँ, तो ये सिविल का ही काम है। और अब आपको मेंटेनेंस के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। You have to read each and every aspect of the maintenance work which is being carried out in a particular industry. तो आपने एक लीड दे दी सवाल पूछने के लिए, तो आपको फिर बिल्डिंग मटेरियल्स पूरा पढ़ के जाना है, कंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ के जाना है वहां पे। क्लियर चीज। आप बोलोगे मैं क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम डूइंग द क्वालिटी कंट्रोल, फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल फिर से बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए सारे, तो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स आर टू बी रेफर्ड केयरफुली। तो आप यहाँ पर अपने इंटरव्यू को मोल्ड करा सकते हो। एट दिस पॉइंट यू कैन मोल्ड योर इंटरव्यू। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, दिस पॉइंट विल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट, अगेन दी क्रेडेंशियल्स रिगार्डिंग योर फैमिली। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, ये क्रेडेंशियल्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स का, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनके नेशनैलिटी। तो फादर्स नेम, मदर नेम एंड देयर नेशनैलिटी। अगेन सेम चीज वैलिड है। क्या चीज वैलिड है? अगर कोई प्रोमिनेंट नाम है इनका भी, अगर कोई प्रोमिनेंट नाम है इनका भी, वो आपको ध्यान रखना है, उनके बारे में पढ़ के जाना है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो ये क्रेडेंशियल्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स के। ऑल दीज आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ योर फैमिली मेंबर। हियर इंडिकेट द करेक्ट प्रोफेशन। यहाँ पे आपको प्रोफेशन करेक्टली मेंशन करना है। अगेन अ स्कोप टू गिव देम अ लीड। फिर से एक स्कोप है लीड प्रोवाइड करने की वहां पे। योर फादर्स प्रोफेशन, योर मदर प्रोफेशन। फादर का प्रोफेशन, मदर का प्रोफेशन, वो इसके ऊपर भी सवाल पूछ लेते हैं। आप बोलोगे हाउसवाइफ है, आप ये बोलोगे कोई प्रोफेशन नहीं हाउसवाइफ, वो इसके ऊपर भी सवाल फ्रेम कर देगा। वही बोलेगा कि आप इस कंपनी में काम करते हो, आप ईएस को टारगेट करके चल रहे हो, आपके फादर वर्किंग है, मदर हाउसवाइफ है, वो इसके ऊपर सवाल देगा। अब आपको इस चीज को भी पॉजिटिव वे में दिखाना है, यू टू शो दिस पॉइंट इन अ पॉजिटिव वे आल्सो, कि मदर्स का जो प्रोफेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन से, तो आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओगे। तो हर एक चीज जो वो पूछेंगे आपसे, आपको कभी अपना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देना है उनके ऊपर, जो नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में करने की टेंडेंसी होती है।
तो इस चीज को अवॉइड करना, इसको अवॉइड करने का तरीका है आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन करनी है। यू हैव टू डू द प्रिपरेशन ऑफ दिस, क्योंकि अगर ये चीज पहली बार में जाके करोगे आपके मुंह से वही चीज निकलेगी जो आपके दिमाग में है, आपके चीज से मुंह से वही चीज निकलेगी जो आपके माइंड में चल रही होती है नॉर्मली। तो इसको आपको केयरफुली प्रिपेयर करके जाना है। यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट आल्सो। नेक्स्ट अगेन दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फैमिली बैकग्राउंड। फिर से आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी पूछी हुई यहाँ पे, कौन कौन सी पोस्ट हेल्ड कर रखी है उन्होंने,